सोचिए ज़रा, एक अस्पताल का कमरा है और एक शख्स जिसका आधा जिस्म फालिज यानी स्ट्रोक के एक बहुत ही शदीद हमले के बाद बिल्कुल बेहिस हो चुका है। ये बहुत ही तकलीफदेह हालत होती है। बिल्कुल, यानी ज़िंदगी की आखिरी सांसें चल रही हैं। आम हालात में ऐसे वक्त में इंसान बिस्तर पर लेटा आराम की तलाश में होता है या फिर अपनी तकलीफ का शिकवा करता है या बस मौत का इंतजार करता है। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। ज़रा तसव्वुर करें कि ये शख्स अपने इस माज़ूर जिस्म के साथ बिस्तर पर लेटे-लेटे एक इंतहाई खुश्क, कानूनी और पेचीदा सरकारी दस्तावेज़ को मुकम्मल करने की ज़िद कर रहा है। जो कि पुलिस रेगुलेशन एक्ट है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक इंसान जिसके दिन गिने जा चुके हों, वो अपनी बची-कुची तवानाई किसी ऐसी कानूनी किताब पर क्यों खर्च करेगा, जिसका उसकी ज़ाती ख़ानदान से कोई लेना-देना ही नहीं है? और असल में यही वो बुनियादी सवाल है जो आज के इस डीप डाइव की बुनियाद बनता है। ये जो मंज़र आपने बताया ना, ये किसी फ़िल्म का नहीं है, ये एक हकीकी इंसान, डॉक्टर फरीद बाज़मी की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम की हकीकत है। सही। डॉक्टर फरीद बाज़मी आज हमारे बीच नहीं है, मगर आज हम उनकी ही ज़िंदगी के इन मुख्तलिफ और हैरत अंगेज़ पहलुओं का गहरा मुताला करेंगे। और इसके लिए हमारे पास जो सबसे अहम सोर्स है, वो एक बहुत ही जज्बाती और तारीख़ी खिराज तहसीन है, जो उनके भाई अलीम बाज़मी साहब ने लिखी है। हाँ बिल्कुल, अलीम बाज़मी साहब जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका नाम सहाफ़ती दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मतलब वो हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबार दैनिक भास्कर से तब से जुड़े हुए हैं जब से भास्कर की भोपाल में शुरुआत हुई थी। ये बहुत बड़ी बात है, एक ही इदारे के साथ इतना लंबा सफ़र। और आज भी वो भास्कर से जुड़े हैं और गुजरे भोपाल के इतिहास पर ऐसी नायाब तहरीरें लिख रहे हैं जिन पर हम कोशिश करेंगे कि आगे भी तबसरा करें। बिल्कुल, उनकी तहरीरें वाकई बहुत ऑथेंटिक और डीपली रिसर्च्ड होती हैं। और ये जो मखसूस तहरीर है जिसका हम आज तज्जिया कर रहे हैं, ये एक ऐसे इंसान के गिर्द घूमती है जो बज़ाहिर तो एक सख्त गिर महकमा यानी पुलिस का हिस्सा था, लेकिन अंदर से वो एक फनकार था, एक तख्लीककार और एक दरवेश। और यही सबसे बड़ा तज़ाद है जो मुझे इस कहानी की तरफ खींच लाया। असल में देखें, ये तहरीर महज एक भाई की याददाश्त नहीं है। ये एक पूरे दौर की अक्कासी करती है। हम सब जानते हैं पुलिस का जो महकमा है वो एक ऐसा निज़ाम है जिसे ताकत, डिसिप्लिन और कंट्रोल के लिए बनाया गया है। सही, वहां पर नरमी की कोई गुंजाइश नहीं होती आमतौर पर। बिल्कुल। तो इस निज़ाम के अंदर रहते हुए, इसका हिस्सा बनकर, फिर भी उसकी सख्ती को अपनी रूह पर हावी ना होने देना, ये एक बहुत बड़ा कमाल है। अलीम बाज़मी साहब की ये तहरीर हमें दरअसल ये बताती है कि सिस्टम के अंदर रहकर भी कोई इंसान मलंग कैसे रह सकता है। सिस्टम में रहकर मलंग रहना, ये फ्रेज मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, अगर हम डॉक्टर फरीद बाज़मी की जिंदगी को शुरू से समझने की कोशिश करें ना, तो जो चीज मुझे सबसे पहले मतलब सबसे ज्यादा हैरान करती है वो उनकी तालीमी काबिलियत है। हाँ, उनकी डिग्रीज का जो कॉम्बिनेशन था वो वाकई हैरत अंगेज था। वही तो, मतलब आमतौर पर पुलिस अफसरान का एक खास किस्म का बैकग्राउंड होता है, लेकिन जरा उनकी डिग्रीज की लिस्ट सुने। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स और उसके बाद लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी। हाँ, पीएचडी। और साथ ही साइबर लॉ में महारत। मतलब ये इतनी मुख्तलिफ और बज़ाहिर बिल्कुल अनकनेक्टेड सी डिग्रीज जमा करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? मैं तो यही सोच रही थी। देखें, अगर आप इन डिग्रीज की सतह के नीचे जाकर थोड़ा तज्जिया करें ना, तो एक बहुत ही वाज़िह खाका नजर आएगा। ये जो बज़ाहिर बिखरी हुई डिग्रीज हैं, ये दरअसल माशरे को समझने के अलग अलग लेंजेज हैं। अच्छा। वो कैसे? मतलब पॉलिटिकल साइंस ने उन्हें ये समझाया कि ताकत और रियासत कैसे काम करती है। फिर सोशियोलॉजी यानी मुआशरियात ने उन्हें ये सिखाया कि माशरा कैसे बनता है, उसमें जो ये इनइक्वालिटी या अदम मुसावात होती है वो कैसे पैदा होती है, और जराइम किन वजूहात की बिना पर जन्म लेते हैं।
यानी जुर्म की जड़ तक पहुंचना। बिल्कुल। फिर जो इंग्लिश लिटरेचर था उसने उनके अंदर इंसानी जज्बात, दुख और नफ्सियात को समझने की एक बड़ी गहरी हसासियत पैदा की। और फिर जब वक्त के साथ दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही थी तो साइबर लॉ और लाइब्रेरी साइंस काम आए। एग्जैक्टली इन दोनों ने उन्हें जदीद दौर के वो टेक्निकल टूल्स फराहम किए जिनसे इस तमाम मालूमात को मुनज़्ज़म किया जा सके। तो आप देखें, ये एक कंप्लीट पैकेज था जिसने उन्हें सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक मुकम्मल सोशल साइंटिस्ट बना दिया था। वाओ, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन फिर एक अजीब मोड़ आता है उनकी लाइफ में। 1980 में वो पुलिस के महकमे में भर्ती होते हैं और फिर उसके बाद 1995 में सेंट्रल लाइब्रेरी का रुख करते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हुई। जरा सोचिए, पुलिस जैसे महकमे में जहाँ तरक्की, रौब और ताकत का जो मेयार है वो सड़कों पर फील्ड वर्क करना, छापे मारना और मुजरिमों को पकड़ना समझा जाता है, वहाँ एक अफसर का किताबों की दुनिया में गुम हो जाना। हाँ, और लाइब्रेरी को अपनी इबादतगाह बना लेना। बिल्कुल। तो क्या हम इसे एक तरह की पसपाई नहीं कह सकते? यानी एस्केपिज्म, महकमे की सख्ती से भागना। ये बज़ाहिर देखने में शायद किसी को पसपाई ही लगे, लेकिन अगर हम फैक्ट्स का जायजा लें तो हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। उन्होंने लाइब्रेरी को कोई छुपने की जगह नहीं बनाया था, बल्कि उसे एक ताकतवर थिंक टैंक में तब्दील कर दिया था। थिंक टैंक? एक पुलिस लाइब्रेरी को? उस दौर में मालूमात को उन्होंने जिस तरह ऑर्गेनाइज किया वो कोई आम बात नहीं थी। उन्होंने मध्य प्रदेश हुकूमत की पहली आरएफआईडी टेक्नोलॉजी से लैस लाइब्रेरी कायम की। अच्छा, एक मिनट, इस आरएफआईडी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का पुलिस महकमे में प्रैक्टिकली क्या फायदा था? मतलब इससे रोजमर्रा के जो कामों या इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क पड़ा? ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। देखें, आरएफआईडी का बुनियादी मकसद यहाँ सिर्फ किताबों को ट्रैक करना नहीं था। दरअसल पुलिस के महकमे में सदियों पुराने कानूनी मसवादे, पुरानी एफआईआर्स, इतने तारीखी अदालती फैसले और तफ्तीशी रिकॉर्ड मौजूद होते हैं। हाँ, जो आमतौर पर फटी पुरानी फाइलों के ढेर में कहीं गुम हो जाते हैं। बिल्कुल वही। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से हर अहम दस्तावेज को डिजिटल और रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल बना दिया गया। अगर किसी तफ्तीशी अफसर को किसी पुराने केस का हवाला या नज़ीर चाहिए तो उसे घंटों मित्ती नहीं छाननी पड़ती थी। ओह, मतलब सेकंड्स में मालूमात मिल जाती थी। हाँ, सेकंड्स में। और उन्होंने सिर्फ पुलिस हेडक्वार्टर्स यानी पीएचक्यू नहीं, बल्कि मजीद ऐसी 18 लाइब्रेरियों को भी जदीद शक्ल दी। वो असल में एक ऐसा मालूमाती जाल बुन रहे थे जिसने पुलिस की तफ्तीशी सलाहियत को कई गुना बढ़ा दिया। ये तो कमाल है। और मैंने पढ़ा कि कोरोना के जो शदीद लॉकडाउन का वक्त था उसमें भी उनकी लाइब्रेरी सर्विसेज फुली एक्टिव रही थी। एक्टिव ही नहीं, बल्कि उनका किरदार और भी अहम हो गया था उस दौर में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो पुलिस फोर्स के लिए अपना एक ह्यूमन सर्च इंजन या कह लें एनालॉग गूगल बन चुके थे, जिसके पास हर सवाल का जवाब मौजूद था। एनालॉग गूगल, ये आपने बहुत मुनासिब तशबीह दी है। लेकिन एक आम डिजिटल सर्च इंजन और डॉक्टर फरीद के जहन में एक बहुत बड़ा फर्क था। वो क्या? देखें, कोई भी सर्च इंजन आपको सिर्फ रॉ डेटा फराहम करता है, लेकिन डॉक्टर फरीद के पास क्योंकि सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का इतना गहरा बैकग्राउंड था, इसलिए वो उस डेटा का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो भी समझते थे। यानी महज मालूमात नहीं बल्कि उसकी गहराई। बिल्कुल। जराए बताते हैं कि वल्लभ भवन और पीएचक्यू के आला तरीन अफसरान को जब भी चंबल के डकैतों के कोई पेचीदा मसाइल होते या नक्सलिज्म की पुरानी तारीख निकालनी होती तो वो सीधा डॉक्टर फरीद को फोन मिलाते थे। ओह अच्छा,
डायरेक्ट उन्हें फोन करते थे। हाँ, क्योंकि वो अफसरान को सिर्फ तारीखें या नाम नहीं बताते थे, वो उन जराइम के पीछे छुपी समाजी वजूहात, वहाँ की कबायली नफ्सियात और मुआशी मुहर्रिकात भी डिटेल में समझाते थे। इसी वजह से उन पर इतना भरोसा किया जाता था। एक ऐसे महकमे में जो वैसे ही हमेशा शुकूक व शुबहात पर चलता है, वहाँ किसी की मालूमात पर 100% ट्रस्ट होना वाकई बड़ी बात है। और यही उनकी असली ताकत थी, मालूमात और उस मालूमात को अप्लाई करने का तरीका। सही। ये बात तो वाज़ेह हो गई कि मालूमात ही असल ताकत है और शायद इसी इल्म की प्यास और ह्यूमन साइकोलॉजी के गहरे मुताले ने ही उन्हें सिर्फ थाने या लाइब्रेरी तक महदूद नहीं रखा। यहाँ से हमारी इस गुफ्तगू में एक नया मोड़ आता है जिसने मुझे सच में ज़ाती तौर पर सबसे ज़्यादा हैरान किया। आप थिएटर वाले पहलू की बात कर रही हैं ना? हाँ, मतलब दिन में खाकी वर्दी, कानून की पाबंदारी, सख्त निज़ाम और रात के वक्त स्टेज की रोशनियाँ, मुकालमे और थिएटर। लेकिन मेरा यहाँ एक काफ़ी बड़ा इख्तिलाफ है। अच्छा, वो क्या? देखें, एक पुलिस अफसर के फ़राइज़ बेहद शफ़ाफ़ और प्रैग्मैटिक नौइयत के होते हैं। मुजरिमों का सामना करने के लिए सख्ती चाहिए होती है। क्या लिटरेचर, आर्ट और थिएटर की ये जो एक्सट्रीम हसासियत है, क्या ये एक पुलिस अफसर को उसके फ़राइज़ में कमज़ोर या सॉफ्ट नहीं बना देती? ये एतराज़ बज़ाहिर बहुत मंतिकी लगता है और ये हमारा एक आम तसव्वुर है कि पुलिस अफसर को जज़्बात से आरी और थोड़ा पत्थर दिल होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, आमतौर पर यही समझा जाता है। लेकिन अगर हम इसे नफ्सियाती ज़ाविये से देखें ना, तो एक बेहतरीन और कामयाब तफ्तीशी अफसर वही होता है जो इंसानी रवैयों को गहराई से समझे। हमदर्दी, समाजी शऊर और हसासियत उसे कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि उसकी इन्वेस्टिगेशन को एक नया और गहरा एंगल देती है। यानी मुजरिम आसमान से नहीं उतरते। एग्जैक्टली, वो इसी माशरे की पैदावार होते हैं। थिएटर ने डॉक्टर फरीद को वो बसीरत अता की जिससे वो महज एक क्राइम को नहीं, बल्कि उस जुर्म के पीछे छुपे इंसान और माशरती रवैयों को भी देख सकते थे। और उनका ये जो थिएटर का सफर था, ये कोई महज टाइम पास या तफरी के लिए नहीं था। हाँ, मैंने पढ़ा कि उन्होंने पद्मश्री अंजानी बंसी कौल के साथ मिलकर उनकी मशहूर तंजीम रंग विदूषक के जरिए थिएटर की दुनिया में एक काफी लंबा सफर तय किया। बिल्कुल। और इस सफर को हमारी जो डीप डाइव की टीम है, खुशी नगमी टीम, वो इस खिदमत को सलाम करती है। बंसी कौल के उस रंग विदूषक से उनका जुड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। और रंग विदूषक कोई आम थिएटर नहीं था ना। ये तंज़ो मज़ाक के ज़रिए माशरे की तल्ख़ हकीकतों को बयान करने का एक बड़ा मख़सूस अंदाज़ है। मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने 300 से ज़ायद नाटकों में बाकायदा हिस्सा लिया। 300 से ज़्यादा। और उनके अपने लिखे हुए ड्रामे भी थे। वही तो सबसे चौंका देने वाली बात है। उनका लिखा एक मशहूर ड्रामा था और बल्ब जल गया, जो कि आजकल की इस अंधी और बेहिस मार्केटिंग पर एक बड़ा तंज था। हाँ, और उसके अलावा एक और नाटक था जिसका तो उन्वान ही बड़ा दिलचस्प था, बेदाब थानेदार। हाँ, बेदाब थानेदार। ये ड्रामा खास तौर पर पुलिस के अपने ही कानून और निज़ाम पर एक जबरदस्त तंज था। अब जरा सोचिए, आप खुद एक हाजिर सर्विस पुलिस अफसर हैं, इसी सिस्टम से तनख्वाह ले रहे हैं और स्टेज पर खड़े होकर अपने ही महकमे की खामियों पर तंजिया नाटक पेश कर रहे हैं। क्या उन्हें अपने आला अफसरान की तरफ से किसी बड़ी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा? मुझे तो ये एक तरह की बगावत सी लगती है। देखिए, अगर ये महज तनकीद बराए तनकीद होती ना, तो यकीनन इसे बगावत समझा जाता और महकमे की जानिब से सख्त रिएक्शन भी आता। लेकिन इस बात को समझने के लिए उनकी नीयत और उनके अंदाज को देखना होगा। अच्छा, यानी इंटेंट का फर्क था। बिल्कुल। बेदाब थानेदार कोई सिस्टम की तज़ीक नहीं था, बल्कि ये इस बात का आईना था कि कानून का इस्तेमाल और बाज़-औक़ात जो उसका गलत इस्तेमाल होता है, वो ज़मीनी हक़ाइक़ पर कैसे असरअंदाज होता है। वो दरअसल अपने ही महकमे को ये दिखाना चाहते थे कि अवाम उन्हें किस नज़र से देखती है। यानी थिएटर को एक हथियार के तौर पर नहीं, बल्कि एक
सर्जिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे वो किया। उन्होंने पुलिस एहलकारों के लिए ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्में और ड्रामे तरतीब दिए जिनका बुनियादी मकसद फोर्स को खवातीन को बख्तियार बनाने और कमज़ोर तबकात से बर्ताव पर और खुदकुशी की रोकथाम जैसे जो हसास मौज़ूआत होते हैं उन पर ट्रेनिंग देना था। बिल्कुल। तो वो एक बागी नहीं थे, बल्कि अंदर से सिस्टम को बेहतर बनाने वाले एक मुस्ले यानी रिफॉर्मर थे। और उनकी इन्हीं काविशों की बदौलत उनका ये जो फन था वो सिर्फ किसी एक शहर या रियासत तक महदूद नहीं रहा, वो बाकायदा एक इंटरनेशनल चेहरा बन गए। इंटरनेशनल टूर्स भी किए उन्होंने। हाँ, थाईलैंड और रशिया में होने वाले भारत महोत्सव, फिर जर्मनी का मशहूर फ्रैंकफर्ट बुक फेयर, न्यू दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स और ब्रिक्स गेम्स में भी उन्होंने टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पर शिरकत की। और जराये के मुताबिक वो रियासत के पहले पुलिस अहलकार थे जिन्हें इन बैनुल अक़वामी सकाफती तकरीबात में नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल हुआ। ये सब तो वाकई कमाल है, लेकिन इन सब के बावजूद जो चीज मुझे सबसे ज्यादा मुतासर करती है वो उनकी जाती जिंदगी की इंतहाई सादगी है। हाँ, एक तरफ वो बैनुल अक़वामी पहचान, आला तालीम और महकमे का रोब, और दूसरी तरफ उनकी वो सादगी जिसे हम आम जबान में दरवेशी कहते हैं। बिल्कुल। उन्हें साल 2005 में उनकी एक हिंदी किताब कंप्यूटर अपराध पर भारत सरकार की जानिब से पंडित गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड दिया गया था ना। हाँ, और उसके अलावा 2003 में इंडियन पुलिस मेडल और फिर 2020 में प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल जैसे आला तरीन एजाज़ात से भी नवाजा गया उन्हें। और अमूमन जब किसी इंसान को ऐसे तमगे और एजाज़ात मिलते हैं तो वो मतलब वो प्रोटोकॉल का आदी हो जाता है, गाड़ियाँ, गार्ड्स, ये सब। लेकिन उनकी सादगी का ये आलम था कि उन्होंने कभी किसी सरकारी गाड़ी का अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। कोई फायदा नहीं उठाया उन्होंने सिस्टम का। छुट्टी वाले दिन भी वो या तो लाइब्रेरी में किताबों के दरमियान मिलते थे या फिर वही रंग विदूषक के दफ्तर में अपने साथ फनकारों के साथ बैठे होते थे। ये दिखाता है कि जब इंसान का ताल्लुक फन और इल्म की इस जोहरी दुनिया से जुड़ जाए तो ये जो बज़ाहिर मर्तबा और सरकारी गाड़ियां हैं ये बहुत बेमानी सी लगने लगती हैं। सही कहा आपने। लेकिन इंसान के जो नजरियात हैं उसकी सादगी का उसका असल इम्तिहान तब होता है जब जिंदगी उसे किसी बेहद बेबस हालात में ला खड़ा करे। डॉक्टर फरीद की जिंदगी में भी ये कड़ा इम्तिहान आया और ये कहानी का वो हिस्सा है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। बीमारी वाला हिस्सा। हाँ, सबसे पहले उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का सामना करना पड़ा। देखें, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिस्मानी तौर पर ही नहीं ज़हनी तौर पर भी पूरी तरह तोड़ देती है। वो जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहे और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के कितने अजियतनाक मराहिल से गुजरे। बिल्कुल, लेकिन उनका इरादा इतना मजबूत था कि उन्होंने अपनी मुस्कुराहट और जीने की लगन से उस कैंसर को भी शिकस्त दे दी। वो वापस जिंदगी की तरफ लौट आए थे अपनी उन्हीं किताबों और थिएटर की दुनिया में। बज़ाहिर ऐसा लगा कि जिंदगी ने उन्हें एक नया मौका दिया है, लेकिन फिर 24 दिसंबर 2023 को उन्हें फालिज का एक शदीद हमला हुआ और इस हमले ने उनका आधा जिस्म मुकम्मल तौर पर माजूर कर दिया और वो पलीवाल हॉस्पिटल के एक बिस्तर तक महदूद होकर रह गए। हाँ, और यहाँ हम बिल्कुल उसी मुकाम पर वापस आते हैं जहाँ से हमने इस डीप डाइव का आगाज किया था। एक माजूर जिस्म और पुलिस रेगुलेशन एक्ट को मुरत्तब करने की वो जो हैरत अंगेज जिद थी। ये काम पिछले 4 सालों से पेंडिंग था। तो थोड़ा इस पर रोशनी डालें। आखिर ये पुलिस रेगुलेशन एक्ट असल में है क्या, और इसका अस्पताल के बिस्तर पर बैठे बैठे या लेटे लेटे मुकम्मल होना इतना जरूरी क्यों था कि वो इसके लिए इतनी अजियत बर्दाश्त कर रहे थे। देखें, इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। पुलिस रेगुलेशन एक्ट जो है वो महज एक किताब नहीं है। ये दरअसल वो बुनियादी खाका या कह लें कि बाइबल है जिसके तहत पूरा पुलिस का निजाम काम करता है।
अच्छा, यानी सारी एसओपीज इसमें होती हैं। बिल्कुल। किसी मुजरम की गिरफ्तारी कैसे होगी, उसकी तहकीश के ज़ाब्ते क्या होंगे, या जो महकमाना कार्रवाई होती है उसका तरीक़ाकार क्या होगा, मतलब एक कांस्टेबल से लेकर आला अफसर तक के फ़राइज़ क्या होंगे, ये सब कुछ इसी कानून में दर्ज होता है। समझ रही हूँ। तो इसमें मसला क्या आ रहा था पिछले 4 साल से? मसला ये है कि वक्त के साथ साथ जराइम की जो नौइयत है वो बदलती रहती है। फिर नए अदालती फैसले आते हैं और कानून में सैकड़ों तरामीम यानी अमेंडमेंट्स होती हैं। अब पिछले कई सालों से ये तमाम जो नई तरामीम और चेंजेस थे वो सब यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। ओह! यानी एक तरह से पूरी की पूरी पुलिस फोर्स एक एक पुराने नक्शे और अधूरी मालूमात के सहारे अपना काम कर रही थी। एकदम दुरुस्त। और जब कानून वाज़े ना हो ना, जब उसके ज़ाब्ते में एम्बिग्विटी या इबहम हो, तो ग्राउंड पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, वो उलझन का शिकार होता है और उस कानूनी पेचीदगी का फ़ायदा बाज़ औक़ात असल मुजरिमों को पहुंच जाता है। हाँ, ये तो काफ़ी खतरनाक बात है। बिल्कुल। और डॉक्टर फरीद ये बात बखूबी जानते थे कि कानून का ये जो नया और कॉम्प्रिहेंसिव मसवदा है, ये महकमे के लिए कितना ज़रूरी है। अगर वो ये काम अधूरा छोड़ जाते ना, तो शायद इसे दोबारा मुकम्मल होने में महकमे को और कई साल लग जाते। मतलब उनका जिस्म तो माज़ूर था, वो शदीद तकलीफ में थे, लेकिन उनकी जो फ़र्ज़ शनासी थी, वो उन्हें ये एहसास दिला रही थी कि वो इस दुनिया से जाने से पहले अपने महकमे और आने वाली नई पुलिस नस्ल के लिए एक वाज़ेह रास्ता छोड़कर जाएं। और ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं था। ये एक इंसान का अपने इदारे से सच्चा इश्क था। सही। और फिर अस्पताल के उसी कमरे में एक ऐसा मंजर देखने में आया जो तारीख के सफ़ात में हमेशा के लिए महफूज हो गया। उस वक्त की जो एडीजी थी अनुराधा शंकर और दीगर आला अफसरान वहां अस्पताल पहुंचे। और वही अस्पताल के बिस्तर पर डॉक्टर फरीद के ही हाथों से इस किताब का बाकायदा लॉन्च करवाया गया। जरा उस लम्हे की ताकत का तसव्वुर करें। एक इंसान जो बिस्तरे मर्ग पर है, जिसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा इत्मीनान है कि उसने अपना आखिरी फर्ज भी अदा कर दिया। ये महज किसी लीगल डॉक्यूमेंट की रुनमाई तो नहीं थी ना, ये इंसानी जज्बे और उसके इरादे की मेराज थी। ये वाकई एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। ये इस बात की सच्ची दलील है कि जिस्म बेशक टूटकर माजूर हो जाए, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो इंसान की रूह आखिरी सांस तक तख्लीक कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अलीम बज़मी साहब ने अपनी इस तहरीर में इस कैफियत को बयान करने के लिए एक बड़ी गहरी फ़लसफ़ियाना इस्तिलाह इस्तेमाल की है। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर फरीद बज़मी दरअसल कबीर की निर्गुण रवायत के असल पैरोकार थे। निर्गुण रवायत, ये तो काफी भारी टर्म्स लग रही हैं। अगर हम इसे आज के दौर की इस आमली जिंदगी से जोड़कर समझना चाहें तो इसका असल मतलब क्या बनता है सुनने वालों के लिए? असल में निर्गुण रवायत का फ़लसफ़ा ये सिखाता है कि इंसान इस दुनिया के कामों में, उसके निज़ाम में पूरी तरह मुलव्विस हो, इन्वॉल्व हो, लेकिन उसके नताइज, सिले या अपनी अना से बिल्कुल आज़ाद रहे। यानी डिटैच होकर ड्यूटी करना। बिल्कुल। एक ऐसा इंसान जो सिस्टम के अंदर मौजूद तमाम खामियों और बुराइयों के बावजूद बगैर किसी गिले शिकवे के अपना काम बस दयानतदारी से करता रहे। डॉक्टर फरीद ने पुलिस महकमे की रिवायती सख्ती देखी, फिर उन्होंने कैंसर जैसी आजमाइश सही, और फिर फालिज की वो लंबी अजियत से भी गुजरे। लेकिन इन सब के बावजूद उनके माथे पर कभी शिकवे की शिकन नहीं आई, ना किसी से कोई शिकायत की, ना हमदर्दी की तलब की। वो इस दुनिया में आए, उन्होंने लाइब्रेरियों की शक्ल में इल्म की शमा रोशन की, थिएटर के जरिए लोगों के ज़मीर को जगाया, कानून की तशरीह की, और फिर इंतहाई खामोशी से अपना काम मुकम्मल करके रुखसत हो गए। यही तो एक सच्चे दरवेश की पहचान होती है। वाह, ये वाकई एक दरवेश की कहानी थी। और इस तमाम गुफ्तगू को समेटते हुए तहरीर में मौजूद वो एक खूबसूरत शेर याद आता है जो उनकी शख्सियत पर पूरी तरह फिट बैठता है। अर्ज करें।
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे साहिब बसीरत लोग जो यके वक्त एक मुहाफिज भी हों, एक दानिश्वर भी हों और एक फनकार भी, ऐसे लोग माशरे में रोज रोज जन्म नहीं लेते। उनका छोड़ा हुआ विरसा उनके जाने के बाद भी हमेशा जिंदा रहेगा। डॉक्टर फरीद बाज़मी की जिंदगी का ये जो मुतालिया है, ये हमारे आगे एक बहुत गहरा फलसफा और एक काफी अहम सवाल छोड़ जाता है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद मसरूफ हैं, करियर के पीछे भाग रहे हैं, ओहदों और मादी चीजों के हुसूल में हम सब गुम हैं। लेकिन क्या कभी हमें ये सोचने का मौका मिलता है कि जब हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त आएगा तो हमारी असल विरासत क्या होगी? सही, बहुत बड़ा सवाल है ये। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बेलौस नजरिया या किसी इल्म भरी किताब का वो आखिरी वरक छोड़कर जाएंगे जो उस किताब के बंद होने के बाद भी आने वाली नस्लों के जहनों में हमेशा के लिए खुला रहे। इस बारे में वाकई सोचना जरूरी है। सोचिए जरा इस पर। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। आखिर में हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी जरूर फॉलो करें। और हाँ, हमारी खुशी न गमी टीम की तरफ से एक बार फिर बंसी कौल के रंग विदिशक और डॉक्टर फरीद बाज़मी की इस अजीम खिदमत को सलाम। अलविदा।